हेलो बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स के आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ खास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की काइनेटिक्स ऑफ सम स्पेसिफिक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पहला है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर बेसिकली, जैसे मैं इथाइल एसीटेट ले लिया, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं इस रिएक्शन को, चेंजिंग इनटू CH3COOH प्लस C2H5OH। अब बेसिकली इस रिएक्शन की जो एनालिसिस है, दिस इज एन एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। इस रिएक्शन की एनालिसिस लैब में हमेशा इस पूरे रिएक्शन मिक्सचर को स्टैंडर्ड NaOH से टाइट्रेट करके पता करते हैं, यानी इसका रेट कांस्टेंट इज कैलकुलेटेड बाय टाइट्रेटिंग द होल रिएक्शन मिक्सचर अगेंस्ट स्टैंडर्ड NaOH। ठीक है, तो अब चलिए मैं पहले इसका डिस्कशन कर लेता हूँ कि निकालेंगे कैसे, फिर डिटेल बताऊंगा। एक बात मैं खास बात बता देना चाहता हूँ पहले, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर कैसे है, व्हाई डू वी कॉल दिस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि इस रिएक्शन का जो रेट होता है नॉर्मली हम लोग ऐसे लिखते हैं, K इंटू CH3COOC2H5 इंटू वाटर इंटू H प्लस पावर 1। और क्योंकि वाटर एक सॉल्वेंट है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन प्रैक्टिकली कांस्टेंट रहेगी। H प्लस कैटलिस्ट है, उसकी भी कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन के दौरान चेंज नहीं होगी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ K डैश इंटू CH3COOC2H5 where K dash is equal to K into H2O concentration into H plus concentration, right? And this rate constant is actually true rate constant, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, और इसको apparent rate constant कहते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो क्वेश्चन में गिवन होता है वो apparent rate constant होता है, जो हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकालते हैं वो भी apparent rate constant होता है। जब तक हमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं हो कि ट्रू रेट कांस्टेंट निकालो, द रेट कांस्टेंट कैलकुलेटेड इज अपरेंट रेट कांस्टेंट। तो चलिए इसकी काइनेटिक्स की बात भी कर लें। लेट्स से T इज इक्वल टू 0 पे इसका A मोल है, T इज इक्वल टू T पे X मोल रिएक्ट कर गया, ये X मोल बना, ये X मोल बना, एंड T इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे ये 0 रह गया, ये A बना, ये A बना। अब मेरा जो पर्पज है इस रिएक्शन की एनालिसिस करने का वो ये है कि इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट निकालना है, एंड द होल रिएक्शन मिक्सचर इज गोइंग टू बी टाइट्रेटेड अगेंस्ट NaOH। तो NaOH के लिए मैं डेटा मान लेता हूँ, लेट वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड एट T is equal to 0 is V0, volume of NaOH used at T is equal to VT, and volume of NaOH used at T is equal to infinite is equal to, this is going to be V infinity। तो ये तीन टर्म्स जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, इन्हीं के टर्म्स में मुझे इसका रेट का एक्सप्रेशन डिराइव करना है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग ये समझ लें कि इस रिएक्शन मिक्सचर का कैसे हम लोग टाइट्रेशन NaOH से करेंगे। जब भी लैब में एक्सपेरिमेंट सेटअप होता है तो क्या करते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड एस्टर लिया, 0 टाइम की बात कर रहे हैं, एस्टर लिया, 10 ml एस्टर लिया और कोनिकल फ्लास्क में लिया, उसमें थोड़ा एसिड डाल दिया, लेट्स से 5 ml 10 ml फिक्स क्वांटिटी, 5 ml मान लीजिए एसिड डाल दिया एज अ कैटलिस्ट, और इमीडिएटली उसको हमने NaOH के अगेंस्ट टाइट्रेट कर दिया। तो जो वॉल्यूम NaOH का लगा वो लगा V0। ऐसे ही 10 मिनट रिएक्शन को चलने दिया। मतलब करेंगे कैसे, बेसिकली लैब में कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे, अगर मुझे 3 रीडिंग लेनी है तो मैं 3 कोनिकल फ्लास्क लूँगा, तीनों में 10-10 ml एस्टर डाल दिया, एक में 10 ml एस्टर डाला, 2-4 ml एज अ कैटलिस्ट एसिड डाला और इमीडिएटली उसको टाइट्रेट करा दिया NaOH से। तो NaOH का जो वॉल्यूम लगा उसको V0 मान लिया। ठीक है, और 10 मिनट के बाद दूसरा वाला कोनिकल फ्लास्क लिया, उसमें भी जो कैटलिस्ट एसिड है उसकी क्वांटिटी उतनी ही रहनी चाहिए, जो आपने सैंपल लिया है इथाइल एसीटेट का उसकी भी क्वांटिटी उतनी ही रहनी चाहिए, वरना बात बदल जाएगी क्योंकि इनिशियल मोल चेंज हो जाएंगे। तो तीनों कोनिकल फ्लास्क में बराबर मात्रा में एस्टर लो, पानी डालो और बराबर मात्रा में H प्लस डालो। एक का टाइट्रेशन तुरंत कर दो, V0 पता चल जाएगा, एक का टाइट्रेशन 5 मिनट बाद कर दो, VT पता चल जाएगा, और एक का टाइट्रेशन बहुत लंबे टाइम के लिए, लेबोरेटरी में लंबा टाइम इज सपोज टू बी लेट्स से 24 आवर्स, 24 घंटे के लिए उसको रख देते हैं, रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, अगले दिन आकर के V इनफाइनाइट निकाल लेते हैं अगेन टाइट्रेशन करके। तो ये पूरा प्रोसेस है करने का। तो अब
कंसेप्ट क्या है कि NaOH का जब मैं रिएक्शन इस रिएक्शन मिक्सचर से कराऊंगा तो कौन रिएक्ट करेगा ये पता होना चाहिए। प्रिंसिपली ये रिएक्ट करेगा और ये रिएक्ट करेगा। हालांकि रिएक्ट करने को तो एस्टर और एथेनॉल भी करते हैं, बट इतनी कम मात्रा में करते हैं कि जो NaOH में डालूंगा टाइट्रेशन के लिए वो जो कैटलिस्ट की तरह एसिड लिया है वो यूज़ होगा, और जो एसिड रिएक्शन के दौरान बनेगा वो यूज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और मान लेता हूँ मैं, लेट amount of acid या amount of H plus used as catalyst is equal to Y mole। तो अब इधर मैं इसको थोड़ा साफ कर रहा हूँ। अब जो आपका V0 यूज हुआ होगा, क्या मैं लिख सकता हूँ V0 is directly proportional to Y, क्योंकि जीरो टाइम में ये एसिड नहीं है, केवल यही एक एसिड है जो NaOH से रिएक्ट करने वाला है। तो जो वॉल्यूम लगेगा NaOH का वो केवल कैटलिस्ट वाले एसिड के अगेंस्ट लगेगा। तो V0 is directly proportional to Y, ऐसे VT is directly proportional to X plus Y, X क्वांटिटी एसिड बन गया और ये Y था ही। सिमिलरली V infinity is directly proportional to A plus Y, 1, 2 and 3। ये तीन प्रोपोर्शनैलिटी मेरे सामने है, और आप ध्यान से देखो, यदि मैं V0 और V infinity का रेशियो डिफरेंस ले लूँगा तो Y कैंसिल होके A आ जाएगा। तो कैन वी राइट फ्रॉम 1 and 3 V infinity minus V0 is directly proportional to A, and from 2 and 3 मुझे A माइनस एक्स चाहिए। V infinity माइनस VT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A माइनस एक्स। अब देखो V infinity माइनस VT करोगे तो Y तो कैंसिल हो जाएगा, A माइनस एक्स आ जाएगा। तो मुझे A और A माइनस एक्स का डेटा दिखने लगा। तो कैन वी राइट हेयर, फ्रॉम हेयर कैन वी राइट A अपॉन A माइनस एक्स इज इक्वल टू V infinity माइनस V0 अपॉन V infinity माइनस VT। तो मेरा जो रेट लॉ एक्सप्रेशन आएगा, जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन के लिए आएगा, दैट इज 2.303 अपॉन T log V infinity माइनस V0 अपॉन V infinity माइनस VT। ठीक है, आई होप कि आपको ये एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम में आएगा। तो चलिए एक प्रॉब्लम करते हैं। ये IIT JEE का बहुत पुराना सवाल है, बहुत अच्छा सवाल लगता है मुझे ये। हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट इज कैरिड आउट यूजिंग 1 नॉर्मल HCl एंड 1 नॉर्मल H2SO4 रिस्पेक्टिवली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? KHCl, K है रेट कांस्टेंट, यानी अपरेंट रेट कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। तो HCl की प्रेजेंस में रेट कांस्टेंट बड़ा होगा या H2SO4 की प्रेजेंस में बड़ा होगा, या दोनों बराबर होंगे? राइट, चलिए, तो जैसा कि मैं अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि जो K होता है K डैश इसका जो रेट होता है वो K इंटू CH3COO-C2H5 इंटू H2O इंटू H प्लस, ये मैंने लिखा था थोड़ी देर पहले। और क्योंकि H2O और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, इसको मैंने K डैश लिख दिया था, this CH3COO-C2H5 and this becomes a pseudo first order reaction। ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं K डैश लिख सकता हूँ K इंटू H2O इंटू H प्लस। तो फ्रॉम हेयर यू कैन चेक, जिस केस में H प्लस ज़्यादा होगा उस केस में K डैश का वैल्यू अधिक आएगा, यही निकालना है। तो ज़रा देखिए, 1 नॉर्मल HCl से H प्लस कितना आएगा? 1, H plus concentration 1 normal HCl is 1 molar HCl, and 1 molar HCl से 1 molar H plus आएगा, strong acid है। and 1 normal H2SO4 is equal to half molar H2SO4, और यहाँ से H plus concentration आ जाएगा half into 2 that is 1। तो इस हिसाब से तो ये लगता है कि HCl से आने वाला HN भी 1 मोलर है और H2SO4 से आने वाला HN भी 1 मोलर है,
दोनों बराबर हैं तो दोनों का k बराबर होना चाहिए, ठीक है। बट ये करेक्ट आंसर नहीं है, ये करेक्ट आंसर नहीं है। थिंक क्या मिस्टेक की मैंने, सोचेगा। मिस्टेक मैंने ये की कि जो ये H2SO4 के लिए जो ट्रीटमेंट किया ये सही नहीं है। H2SO4 का डिसोसिएशन जो होगा वो 2 स्टेप में होगा। पहले HSO4 माइनस बनेगा, ये हाफ मोलर था, पहला स्टेप में 100% मान लेता हूँ, ये हाफ हाफ बन गया। सेकेंड स्टेप में जब HSO4 डिसोसिएट होगा H प्लस और सल्फेट आयन में, तो हाफ में से मान लीजिए X गया, ये X बना, ये X बना। अब क्योंकि 1 मोलर इज नॉट अ वेरी स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन, इट्स नॉट अ वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन जहां मैं एज्यूम कर लूं कि दोनों स्टेप कंप्लीटली डिसोसिएटेड है, तो एक बात तो तय है कि जो सेकेंड स्टेप है वो 100% डिसोसिएटेड नहीं होगा, तो X की वैल्यू हाफ से कम आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि H प्लस कमिंग फ्रॉम H2SO4 is going to be half plus X which is less than 1 molar and H plus coming from HCl is equal to 1 molar। तो H plus HCl से आने वाला क्योंकि कम है इसलिए KHCl ज़्यादा है, इनफैक्ट HCl से आने वाला जो H plus है वो अधिक है और H2SO4 से आने वाला H plus कम है, इसीलिए KHCl is going to be greater than KH2SO4। है ना मजेदार सवाल? सोचना है, बस सोचना है, करेक्टली सोचना है, करेक्ट डायरेक्शन में सोचना है, आंसर तो आएगा ही। लेकिन कभी कभी गलत आंसर भी आता है क्योंकि हम कम सोचते हैं, गलत डायरेक्शन में सोच डालते हैं। तो सही सोचो, सही आंसर आएगा। तो चलिए एक और प्रॉब्लम ट्राई करते हैं, इथाइल एसीटेट पे ही बेस्ड है। 5 ml ऑफ इथाइल एसीटेट वाज एडेड टू अ फ्लास्क कंटेनिंग 100 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl। ऐसे फालतू डेटा है, कोई काम का नहीं है। Placed at a thermostat maintaining at a low temperature, 5 ml of reaction mixture was withdrawn at different time intervals and titrated against standard NaOH solution following data were obtained। ये डेटा आपके काम का है और इस डेटा की हेल्प से आपको प्रूव करना है कि इथाइल एसीटेट इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते थे कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी निकालो। तो ऐसा एक सवाल हम लोग पहले भी किए हैं कि राइट नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई हिट एंड ट्रायल मेथड आउट हियर, क्योंकि इस रिएक्शन का NaOH के टाइट्रेशन के लिए या किसी और स्टैंडर्ड एल्कली से टाइट्रेशन के लिए जो फाइनल फार्मूला बनता है K के लिए, वो मैं ऑलरेडी निकाल के दे चुका हूँ, है ना। वो फार्मूला में वैल्यू रखता जाऊँगा, K निकालता जाऊँगा। यदि K सेम आता है इसका मतलब रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है, ठीक है। आप ट्राई करो ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हो। चलो कर देता हूँ, देखिए फार्मूला क्या लगाने वाला हूं मैं, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log V नॉट V इन्फिनिटी माइनस V नॉट अपॉन V इन्फिनिटी माइनस VT। तो अब अगर मैं टाइम को 75 मिनट मान लूँ, देखो V नॉट और V इन्फिनिटी तो फिक्स रहेंगे, ये वैल्यू और ये वैल्यू तो फिक्स रहने वाली है, तो यहाँ से बस T चेंज होता जाएगा। तो K1 2.303 अपॉन T 75 मिनट log V infinity 21.05 minus 9.62 divided by 21.05 minus VT। VT है आपका 12.10। This comes out to be 3.2 into 10 raised to the power minus 2 per minute, ठीक है। अब मुझे अगले टाइम के लिए निकालना है, तो when time is equal to 119 मिनट, तो K2 हो जाएगा आपका 2.303 अपॉन T 119 लॉग V नॉट और V इन्फिनिटी तो सेम रहने का है, V नॉट और V इन्फिनिटी सेम रहने का है, V इन्फिनिटी V नॉट ये फिक्स रहेगा, खाली ये डेटा चेंज होगा। तो दिस टाइम 21.05 माइनस 9.62 डिवाइडेड बाई 21.05 माइनस 13.10, this comes out to be 3.05 into 10 power minus 2 per minute, ठीक है। रफली सेम है। एक डेटा और निकाल के वेरीफाई कर लो, एटलीस्ट 3 डेटा होना चाहिए। when T is equal to 183, तो ये आपका K3 हो जाएगा 2.303 अपॉन 183 log 21.05 minus 9.62 upon 21.05 minus 14.75
This comes out to be roughly 3.25 into 10 power minus 2 per minute. And you can check ये जो तीनों values हैं they are very close. एक्सपेरिमेंट में कभी भी सारी वैल्यूज़ आइडेंटिकल होनी भी नहीं चाहिए. होता तभी है जब आप एक्सपेरिमेंट ना करो या फिर हाई एक्यूरेसी से करो, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है. प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना, तो गलती होना थोड़ा बहुत ज़रूरी है. नहीं गलती करोगे तो शक हो जाएगा एग्जामिनर को. तो इसका मतलब ये तीनों वैल्यूज़ आर वेरी क्लोज, हेंस द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज व्हाट वी हैव अज्यूम्ड. तो सिंस all three values of rate constant are almost same, hence this is a order of reaction is 1, क्योंकि 1 मान के ही हम काम कर रहे थे. और मैंने आपको सिखाया भी हिट एंड ट्रायल मेथड में पहले 1 मानो, बिकॉज बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस 1 ऑर्डर पे बेस्ड हैं, 1 ऑर्डर पे ही आते हैं. पहले 1 मानो, फिर 0 मानो, फिर 2 पे जाना. ठीक है. इसी कंसेप्ट पे एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं. रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर एन एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन वाज गिवन. कहते हैं pH 5 पे कराते हैं तो हाफ लाइफ 100 मिनट था, pH 4 पे कराते हैं तो हाफ लाइफ 10 मिनट है. एंड दोनों हाफ लाइफ एक ही इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है. कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी. बहुत छोटा सा सवाल है, खाली मतलब देखने में बड़ा लग रहा है, उस पर मत जाइए, बट कंसेप्चुअली बहुत छोटा है. अगर आप सोचेंगे तो बस क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आप निकाल डालेंगे. तो सोचिए ना, देर किस बात की. चलो मैं भी सोच के बताता हूँ. ये जो आपका डेटा दिया है, बोथ द हाफ लाइफ्स आर इंडिपेंडेंट ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए. दिस इंडिकेट कि ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है. अगर आप इस रेट को लिखो, दैट इज माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू, आई कैन राइट के डैश इंटू ए रेज टू द पावर ए. वाई? बिकॉज H प्लस तो कैटलिस्ट है ना, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी. तो मैं यहाँ पे के डैश को लिख सकता हूँ K इंटू एच प्लस रेज टू द पावर बी. और क्वेश्चन में बोला है कि जो हाफ लाइफ है रिएक्शंस की वो ए की कॉन्सेंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट है, विच इटसेल्फ इंडिकेट कि ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है. तो ए का वैल्यू तो ऐसे ही हो गया 1. ए इज इक्वल टू 1 एज टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए. अच्छा, अब इसका भी यूज कर लें. क्योंकि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की हो गई, तो अब मैं लिख सकता हूं कि रेट कांस्टेंट कैन बी रिटन एज 0.693 अपॉन टी हाफ. तो अगर मैं k डैश 1 लिखूं, k इंटू एच प्लस, शुरुआत में h प्लस कितना है जो भी है, h प्लस 1 लिख देता हूं, पावर b, एंड k डैश 2 इज इक्वल टू k इंटू एच प्लस 2 पावर b. एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का रेशियो ले लिया, k डैश 1 अपॉन k डैश 2 इज इक्वल टू h प्लस 1 अपॉन h प्लस 2 रेज टू द पावर b. और जो k का रेशियो होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, उसका उल्टा होता है हाफ लाइफ का रेशियो, क्योंकि k क्या है 0.693 अपॉन t. तो k और t एक दूसरे के इन्वर्स रेशियो में रहेंगे. तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ t हाफ 2 अपॉन t हाफ 1 इज इक्वल टू h प्लस 1. h प्लस 1 है मेरा, पहले pH 5 है तो 10 पावर माइनस 5, बाद में pH 4 है तो 10 पावर माइनस 4 पावर b. t हाफ 2 दिया हुआ है आपका 10 मिनट. तो 10 अपॉन 100 इज इक्वल टू 0.1 रेज टू द पावर b. ये भी 0.1 आ गया, इज इक्वल टू 0.1 रेज टू द पावर b. यहाँ से b की वैल्यू भी 1 आ गई. ठीक है, b की वैल्यू भी 1 आ गई. तो a की वैल्यू भी 1 आ गई, b की वैल्यू भी 1 आ गई. a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1. दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर. बहुत छोटा सवाल था वाकई. अगर देखा जाए इसमें कुछ भी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं थी. मुझे तो क्या फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त, ताकि हर तबके का बच्चा समझ जाए. बट एक्चुअली किसी अटेंटिव स्टूडेंट के लिए जिसने कंसेप्ट को अच्छे से सीखा है, उसके लिए इतना कैलकुलेशन का ज़रूरत नहीं है, फटाक से हो जाएगा. ठीक है, आज के लिए इतना ही. अगले लेक्चर में मिलते हैं. प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.